तो हमने आपको बताया था कल कि रिसर्च एनालिस्ट कौन है। रिसर्च एनालिस्ट इज अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल। प्रोफेशनल हमने बताया था आपको, प्रोफेशनल का मतलब होता है हु हैज अ पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी वो एक प्रोफेशनल हो जाता है। जैसे कि सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, एमबीए, एलएलबी, टीचर, पीएचडी, और ऐसे ही आरए। आरए मींस रिसर्च एनालिस्ट। तो रिसर्च एनालिस्ट के पास भी एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है किस चीज की, कि सर हम किसी भी कंपनी के डेटा को, फाइनेंशियल्स को, और एक कंट्री के डेटा को, और पूरे वर्ल्ड के डेटा पे रिसर्च करके और उसको एनालाइज कर सकते हैं। इसी चीज की हम ये जो कोर्स कर रहे हैं इसमें यही सीखेंगे। तो इसके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल। और क्योंकि किस चीज की रिसर्च नॉलेज है इसको, फाइनेंशियल्स की, इसलिए ये होता है फाइनेंशियल प्रोफेशनल। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि आर ए इज फर्स्ट ऑप्शन रिसर्चर, सेकंड ऑप्शन एनालिस्ट, थर्ड ऑप्शन प्रोफेशनल, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रोफेशनल। तो ये कंफ्यूज करेंगे कि आपका नाम क्या है, सर आप क्या बनने जा रहे हो, रिसर्च एनालिस्ट। तो आपसे पूछते हैं आप क्या हो, तो उसमें ऑप्शन में देंगे रिसर्च, सेकंड ऑप्शन देंगे एनालिस्ट, थर्ड ऑप्शन देंगे प्रोफेशनल, और फोर्थ ऑप्शन देंगे आपको रिसर्च एंड एनालिस्ट। और आपको लगेगा यही सही आंसर है, लेकिन सही आंसर क्या है, प्रोफेशनल है। क्योंकि प्रोफेशनल के अंदर ही सब इंक्लूड हो जाता है। प्रोफेशनल आप किस चीज के हैं, सर रिसर्च और एनालिसिस की तो प्रोफेशनल है। तो रिसर्च और एनालिस्ट प्रोफेशनल के अंदर इंक्लूड हो गया। तो सही आंसर क्या होगा, फाइनेंशियल प्रोफेशनल। तो रिसर्च एनालिस्ट क्या है, एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एनालाइज करने के। क्या एनालाइज करता है वो, मार्केट का ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड कैसे एनालाइज करता है, डेटा देखकर। एक रिसर्च एनालिस्ट क्या करता है सर, वो फाइनेंशियल एनालिसिस करता है। फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या है वो हमने कल बताया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, वो चार चीजें होती हैं। पहला होता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट भी बोलते थे। सेकंड हमने बताया था बैलेंस शीट। थर्ड हमने बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट। और फोर्थ हमने बताया था नोट्स टू अकाउंट्स। फर्स्ट क्लास में हमने बहुत मेहनत से पढ़ाई थी ये चीज, 2 घंटे में हमने बताई थी, बड़ा मजा आया था। लेकिन अभी हम सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा नए स्टूडेंट्स को। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में टोटल 4 चीजें इंक्लूड होती हैं। क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट। ये क्या होते हैं हम अभी आगे पढ़ाएंगे। तो पेपर में आएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड, फर्स्ट ऑप्शन होगा फाइनेंशियल बुक्स, सेकंड ऑप्शन होगा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, थर्ड ऑप्शन होगा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट नोट्स। तो आंसर ये वाला है जिसमें चारों नाम होंगे। बाकी वो कुछ भी देता रहे वो सही नहीं है। आपने ये लर्न रखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल 4 चीजें आती हैं। क्या क्या, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट। चलिए क्या क्या करते हैं सर एक फाइनेंशियल को, क्या क्या करना होता है, एग्जामिनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें क्या कहती है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो प्लस नोट्स टू अकाउंट। कैलकुलेट की फाइनेंशियल रेशो, पीई रेशो क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, या ईपीएस क्या होता है, हम सिखाएंगे आगे आपको। चलिए ये सब हम रिवीजन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इंडस्ट्री एंड मार्केट रिसर्च करते थे हम, कल हमने बताया था कि आप अपनी पूरी इंडस्ट्री कैसी चल रही है उस पर रिसर्च करते हैं। स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशन देते हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा रिसर्च एनालिस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसमें ऑप्शन होगा रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट मेकिंग, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग। इन सबसे अलग ये आंसर नहीं है। सही आंसर क्या है, रिकमेंडेशन। आपका काम होता है रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद रिकमेंडेशन देना, स्टॉक बाय करें, होल्ड करें या सेल करें। ये रिकमेंडेशन ही आपका मेन पर्पस है। करते कैसे हैं, उसके लिए आपको पहले एनालिसिस करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, प्लस एनालिसिस करना पड़ता है। उसके बाद आप रिकमेंड करते हैं। रिकमेंड करना ही रिसर्च एनालिस्ट का मेन पर्पस है। सब हम कल पढ़ा चुके हैं। एनालिसिस 2 तरीके के होते हैं,
कौन कौन से जरा बताइए। फंडामेंटल और टेक्निकल। वेरी गुड। एनालिसिस दो टाइप के होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस, एक टेक्निकल एनालिसिस। जरा बताइए फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। सर ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बेसिस पे होता है। वेरी गुड। फंडामेंटल एनालिसिस में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल डेटा को चेक करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में क्या चेक करते हैं। पैटर्न और चार्ट इंडिकेटर और पैटर्न वगैरह। चार्ट, पैटर्न्स और इंडिकेटर्स। वेरी गुड। ये आपने सब लिख रखा है पहले से और आप सबको याद भी है, बहुत ही बढ़िया। क्या क्या करते हैं सर हम, इवैल्यूएशन करते हैं। अलग अलग टाइप की अप्रोचेस होती है, डीसीएफ डिस्काउंट कैश फ्लो अप्रोच होती है, पी मल्टीपल अप्रोच होती है। कैसे करते हैं ये अगले लेसन में हम आपको पढ़ाएंगे। प्रेजेंटेशन करते हैं ये सब, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट काम करते हैं हम, रिस्क असेसमेंट, ये भी हम कल पढ़ा चुके हैं, और पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजीज भी। ये जो हम कल पढ़ा चुके हैं ये आज और अच्छे से पढ़ाना है हमें दोबारा, कोई बात नहीं। सर रिस्क असेसमेंट में हमने कल बताया था, और पोर्टफोलियो की कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज होती हैं कि मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए आपको प्रॉफिट ही होगा। मतलब ऐसी स्ट्रेटेजीज है हमारे पास कि मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए आपको प्रॉफिट ही होगा। ये ऐसी स्ट्रेटेजीज कौन बनाता है, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च एनालिस्ट ही बना सकते हैं, क्योंकि उनको पूरी नॉलेज होती है मार्केट की। तो हम ऐसी स्ट्रेटेजीज मिक्स करके बना सकते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो भी मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, नीचे जाएगी तो भी प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर अपनी जगह पर रहेगी तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसी स्ट्रेटेजीज मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए, टाइप ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, ये नया है, बस हमने यहीं तक पढ़ा था ना। अब आगे कंपनी है ए लिमिटेड, उसने अर्न किया एक साल में 500 करोड़ का प्रॉफिट। अ लिमिटेड इज अर्निंग 500 करोड़ ऑफ प्रॉफिट। और एक कंपनी है बी लिमिटेड इज अर्निंग 650 करोड़ ऑफ प्रॉफिट। बताइए कौन सी कंपनी ज्यादा बढ़िया है। बी। अब सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ए लिमिटेड इज अर्निंग 500 करोड़ ऑफ प्रॉफिट एंड बी लिमिटेड इज अर्निंग 650 करोड़ ऑफ प्रॉफिट पर ईयर। इन विच ऑफ द कंपनी यू विल इन्वेस्ट। अगर कोई मेरे से पूछे कि आप किस में इन्वेस्ट करेंगे तो आंसर कैन बी गिवन आफ्टर सम अदर इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि मैं अभी आंसर नहीं दे पाऊंगा ए में करूंगा कि बी में, पहले मुझे कुछ और इंफॉर्मेशन भी दीजिए। वो कुछ और इंफॉर्मेशन क्या है वो देखिए जरा। अब मैं दोबारा से बता रहा हूं, ए लिमिटेड इज अर्निंग 500 लैक्स, बिल्कुल सेम बताया मैंने, लेकिन अब मैंने थोड़ी सी बात और बता दी। उसकी कैपिटल जो है वो 5 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है। सबको पता है कि सर कैपिटल कैसे बनती है, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाई फेस वैल्यू। तो सर हमें समझ में आ गया, 5 लाख शेयर है और 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है। 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, मार्केट में प्राइस उसका कुछ भी हो सकता है। तो हमें समझ में आ गया सर ये कंपनी जो है इसने 500 लाख रुपए कमाए एक साल में, लेकिन उसके लिए जो पैसा लगाया था शुरू में वो 5 लाख शेयर और 10 रुपए का 50 लाख रुपया लगाया था। मतलब इस कंपनी ने 50 लाख की कैपिटल पे 500 लाख रुपए कमाए। बहुत ही बढ़िया। तो देखिए टोटल कैपिटल भी कैलकुलेट करके दे दी उसने 50 लाख की। 5 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, 50 लाख की कैपिटल और उस कंपनी ने कितने कमाए 500 लाख। और एक बी लिमिटेड है उसकी 650 लाख का प्रॉफिट है और उसकी कैपिटल कितनी है 10 लाख शेयर 10 रुपए का यानी कि 100 लाख की। तो ए लिमिटेड ने तो कमाया 50 लाख लगा के 500 लाख, बी लिमिटेड ने कमाया 100 लाख लगा के 650 लाख। तो अब बताओ कौन सी कंपनी ज्यादा बढ़िया। सर ए। कुछ आंसर्स आए हैं ए और कुछ आंसर्स आए हैं बी, जरा देखते। Then we can say A Limited is earning 500 lakhs from 5 lakh shares. A Limited ने 500 lakhs कमाए 5 लाख शेयर्स पे। यानी कि अगर वो एक शेयर होल्डर से पूछे कि भाई तुमने कितना कमाया तो वो क्या कहेगा, भैया 500 लाख तो सबने मिलके कमाए और हम टोटल 5 लाख लोग हैं पार्टनर। तो इसे डिवाइड कर दो, 500 डिवाइड बाई 5, आंसर आया 100। मतलब एक शेयर ने कितना कमाया 100 रुपए। ये सबको समझ में आ गया। अभी कंफ्यूजन है, नहीं कंफ्यूजन है थोड़ा सा अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। एक फॉर्मूला बताता हूं, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। अर्निंग पर शेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्निंग मतलब एक शेयर ने क्या कमाया, अर्निंग पर शेयर। पर मतलब एक शेयर मतलब शेयर, अर्निंग मतलब कमाई, एक शेयर की कमाई कितनी। अब ये जो 500 लाख रुपए कमाया था ये पूरी कंपनी ने कमाया था और पूरी कंपनी में कितने शेयर है 5 लाख, लिखा है ना 5 लाख शेयर्स। एक कंपनी ने 500 लाख रुपीस कमाए और लेकिन उस कंपनी में शेयर कितने 5 लाख। तो 500 लाख को 5 लाख से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 100।
यानी कि अगर एक शेयर की कमाई की बात करें तो एक शेयर ने कमाया 100 रुपया। अब अर्निंग पर शेयर इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। ध्यान से समझिए, आप 4 पार्टनर थे, 4 पार्टनर ने 400 रुपए कमाए, तो एक पार्टनर को कितना मिलेगा? अर्निंग पर पार्टनर कितना हो जाएगा? 400 डिवाइड बाई 4, 100 रुपए एक पार्टनर को मिलेंगे। सबको समझ में आता है सर? यस सर। अगर आप 4 पार्टनर हैं और चारों पार्टनर ने मिलकर 400 रुपए कमाए, तो एक पार्टनर ने 100 रुपए कमाए। कैसे निकाला? नेट प्रॉफिट 400 रुपए डिवाइड बाई नंबर ऑफ पार्टनर कितने? 4, आ गया आंसर 100। ऐसे ही जब कंपनी ने 500 लाख रुपए कमाए और टोटल 5 लाख शेयर होल्डर है, डिवाइड करके आया 100। 100 क्या हो गया? अर्निंग पर शेयर। अब समझ में आया आस्था जी? यस सर। ईपीएस सबको क्लियर हो गया? अभी हम बहुत हल्का हल्का समझा रहे हैं, ईपीएस निकालने का पूरा चैप्टर आएगा, उसमें अच्छे से समझाएंगे। चलिए, तो अब मैं आपको समझा रहा था कि ए लिमिटेड ने तो कमाया 100 रुपए एक शेयर पे, और बी लिमिटेड ने कितना कमाया वो देखते हैं। एंड बी लिमिटेड इज अर्निंग 650 lakhs फ्रॉम 10 लाख शेयर्स। तो 650 lakhs टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई 10 करेंगे तो एक शेयर पे कितना कमाया? 65। एक शेयर पे कितना कमाया? 65 रुपीज। ठीक है, तो ए लिमिटेड ने एक शेयर पे कमाया 100 रुपए और बी लिमिटेड ने एक शेयर पे कमाया 65 रुपीज। अगर दोनों का प्राइस सेम मिल रहा हो तो आप किस में पैसा लगाओगे? पहले में लगाएंगे ए, जो ज्यादा कमा रही है। समझ रहे हैं? तो आप, हाँ, ए लिमिटेड का प्रॉफिट भले ही 500 लाख था और 650 था बी का। प्रॉफिट भले ही बी का ज्यादा था, लेकिन अर्निंग पर शेयर ए की ज्यादा है। तो आपको इससे क्या मतलब? कंपनी ने ओवरऑल कितना कमाया? आपको तो इससे मतलब है ना मैंने कितना कमाया। आप तो एक शेयर लेकर बैठे हो ना, तो एक शेयर होल्डर को यहां पर मिल रहे हैं 100 रुपए और यहां पर मिल रहे हैं 65 रुपए। तो आप किसमें पैसा लगाओगे? 100 जो दे रही है। सही कह रहा हूं बिल्कुल? हाँ सर। यस सर। किसको ये बात समझ में नहीं आई कि ए लिमिटेड इज बेटर? सबको समझ में आ गई? बहुत ही बढ़िया। जिसको नहीं समझ में भी पूछ सकता है, 10 बार भी पूछेंगे, मैं समझाऊंगा। चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ऐसे ही वो कह रहा है कि बी लिमिटेड को कितने मिलेंगे? 65 रुपीज पर शेयर। नाउ वी कैन कंपेयर दैट वन शेयर ऑफ ए लिमिटेड इज अर्निंग 100। ए लिमिटेड की जो ईपीएस है वो 100 है और बी लिमिटेड की जो अर्निंग है वो 65 है। सो बी लिमिटेड कंपनी इज अर्निंग मोर देन द कंपनी। सही लिखा है क्या? सही लिखा है क्या ये? नो सर। इसे सही कर देते हैं। मैंने जानबूझ के गलत किया था। तो ए लिमिटेड कंपनी इज अर्निंग मोर देन द बी लिमिटेड। ये सही हो गया। ठीक, ए लिमिटेड की जगह बी लिमिटेड कर दिया हमने और अभी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। लेटर ऑन इन विच ऑफ द कंपनी यू विल इन्वेस्ट। अभी भी हम डिसाइड नहीं कर सकते हम किस में इन्वेस्ट करेंगे। हमें ये तो पता चल गया कि प्रॉफिट जो है वो ए लिमिटेड का अच्छा है। हमें ये तो पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि प्रॉफिट ए लिमिटेड का बेटर है। तो लेटर ऑन इन विच कंपनी यू विल इन्वेस्ट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ दैट कंपनी शेयर। इफ प्राइस पर शेयर ऑफ ए लिमिटेड इज 1000 एंड प्राइस ऑफ बी लिमिटेड इज 585, देन वी कैन से। अब जरा ध्यान समझिए, अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे, 1000 रुपए इन्वेस्ट करोगे ए में, तो आपको कितना कमा के देगी? 100 रुपए। ईपीएस यही है ना उसका। और अगर आप बी लिमिटेड में 585 रुपीज इन्वेस्ट करोगे तो आपको कमा कर देगी 65। तो अब हम कैसे पता लगाएं किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? इसके लिए एक और फॉर्मूला है, उसे बोलते हैं पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। उसका क्या होता है वो बता देते हैं। सॉरी सर, इंटरप्ट कर रहा था। थोड़ा सा एक चीज समझ में नहीं आई। हाँ, तो वो जो आप प्राइस पर दिखाएं जो 1000, वो फेस वैल्यू आ रही है, वो आ रही है जो उसका करंट मार्केट में प्राइस चल रहा पर शेयर। हाँ जी, वो हुआ ना तो सर, बता रहे हैं ना? हाँ, मैं वही समझाने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक। ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है। जरा ध्यान समझिएगा। इसका नेट प्रॉफिट ए लिमिटेड का कितना था? 500 लाख। और बी का 650 lakhs। नंबर ऑफ शेयर 50 lakhs। 5 लाख। 5 लाख और 10 लाख।
नेट प्रॉफिट भी पता चल गया, नंबर ऑफ शेयर भी पता चल गया, तो ईपीएस निकल जाएगा। ईपीएस होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। ये करने के बाद हमारे पास आंसर आया था, यहाँ पर 100 आया था और यहाँ पर 65 आया था। इतना तो समझ में आ गया? यस सर। हाँ सर, यस सर। वेरी गुड। इसके बाद हम निकाल लेंगे प्राइस अर्निंग रेशियो। इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं, प्राइस अर्निंग रेशियो। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। इसे शॉर्ट में लिखते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, यानी कि एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। अब क्वेश्चन में ईपीएस हमने कैलकुलेट कर लिया, एमपीएस क्वेश्चन में दिया हुआ है। मार्केट प्राइस क्वेश्चन में जरा बोलिए ए और बी का क्या दिया हुआ है? 10 रुपीज। एक 1000 था, 1000 है एक का, और 585 सर। 585। अब हम मार्केट प्राइस पर शेयर को ईपीएस से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा? पीई रेशियो। ये जो मैंने आपको बताया है पीई रेशियो, ये प्राइस को ईपीएस से डिवाइड कर दिए। 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे, यहां पर 10 आ जाएगा, और 585 को 65 से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर निकाल लीजिए, मेरे हिसाब से 9 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ए लिमिटेड का शेयर हमें मिल रहा है 1000 रुपीज में, ये इसकी मार्केट प्राइस है। अगर हम ए लिमिटेड में 1000 रुपीज लगा रहे हैं तो वो कंपनी 100 रुपए कमा कर दे रही है। मैं डिविडेंड की बात नहीं कर रहा हूं, ईपीएस की बात ही कर रहा हूं। अगर हम उस कंपनी में 1000 रुपीज लगा रहे हैं, वो दे रही है 100 रुपए कमा के, मतलब उसका प्राइस उसकी अर्निंग से 10 गुना है। उसका प्राइस उसकी अर्निंग से 10 गुना है, लेकिन बी लिमिटेड का प्राइस उसकी अर्निंग से 100 गुना है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो सबको समझ में आया क्या होता है? कि उसका प्राइस उसकी ईयरली अर्निंग से कितने गुना पे चल रहा है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो जितना कम होएगा उतना बढ़िया। भाई बी लिमिटेड तो कह रही है मैं अपने अर्निंग से सिर्फ 9 गुना पे मिल रही हूं, तो सस्ती है। ए लिमिटेड अपनी अर्निंग से 10 गुना पे मिल रही है, थोड़ी महंगी है। तो किस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे हम? बी में। ठीक। किस को ये बात समझ में नहीं आई? सर प्राइस अर्निंग रेशियो का थोड़ा और ये रिपीट करेंगे क्या सर थोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। अब जरा फिर से समझिए। एक बंदे ने कहा भैया तू मुझे 100 रुपए दे दे, मैं तुझे 10 रुपए महीना ब्याज दूंगा। और दूसरे बंदे ने कहा भाई तू मुझे 150 रुपए दे दे, मैं तुझे 10 नहीं, मैं तो तुझे 14 रुपए दूंगा। तो अब आप मुझे बताओ, आप 100 रुपए वाले के पास लगाओगे पैसा या 150 वाले के पास? 150 वाले के पास। नहीं, हम लगाएंगे 100 वाले के पास। 100 वाले के पास। क्योंकि जरा ध्यान से समझिए, जो 100 रुपए वाला है वो दे रहा है हमें 10%, लेकिन जो 150 वाला है वो दे रहा है हमें 9%। क्योंकि 150 का 10% बनता है 15। अगर हम इस 100 वाले के पास 100 + 50 लगा दे तो वो 10 + 5 15 दे देगा। तो 150 रुपए जब इसके पास लगाएंगे तो 15 मिल रहे हैं, 150 रुपए जब इसके पास लगाएंगे तो 14 मिल रहे हैं। तो फायदा इस पहले वाले के पास लगाने में है। ये बात सबको समझ में आई कि पहले वाले के पास लगाने में फायदा है? हाँ सर। क्यों पता चला? क्योंकि यहां पर उसने कहा था 100 लगाओगे तो 10 दूंगा, और यहां पर इसने कहा था 150 लगाओगे तो 14 रुपए दूंगा। आपको पहले इसके बेस को बराबर करना पड़ेगा। 100 रुपए और 150 रुपए से फर्क नहीं पड़ता। इस 100 वाले को पहले 150 पे लेकर आओ कि अगर इसके पास भी 150 लगा दे तो कितने देगा। जब इस पे 150 लगा रहे हैं तो ये दे रहा है हमें 15। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भैया यहाँ पर 150 लगाने से 15 मिल रहे हैं, यहाँ पर 150 लगाने से 14 मिल रहे हैं। अब इसे कैलकुलेशन करने के लिए हम निकालते हैं पीई रेशियो। पीई रेशियो कैसे निकलता है? ये जो मार्केट प्राइस है ना 100, इसको अर्निंग से डिवाइड कर देते हैं तो ये निकल कर आएगा इसका 10 और इसका निकल कर आ जाएगा 11। तो पीई रेशियो जिसका ज्यादा है वो महंगा है, जिसका कम है वो सस्ता है। तो ये हमने ट्रिक निकाल दी कंपेयर करने की। अभी भी ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स और अकाउंटिंग का मिक्सचर है और पहले दिन में इतना समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आया कुछ? हाँ सर। हाँ सर। मतलब सर ये बोल सकते हैं कि एक की कीमत 65 रुपए है, लेकिन हम उसको 9 गुना पे खरीद रहे हैं, और एक की कीमत 100 रुपए की, हम उसको 10 गुना पे खरीद रहे हैं, तो महंगे पे खरीद रहे हैं। वेरी गुड। तो जो 9 गुना पे खरीद रहे हैं तो इट मींस कि हम उसको कम दाम पे मतलब वो 9 गुना कम है, मतलब जितना पी रेशियो कम होगा उतना बेनिफिट रहेगा। हाँ, जितना हाई होगा, जितना पी कम उतना सस्ता। तो आप फॉर्मूला रन कर लीजिए, ईपीएस का नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, और दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया पीई रेशियो इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग
पर शेयर। इसकी फुल फॉर्म लिख लेना आप अपने पास। पीई रेशो का मतलब है प्राइस अर्निंग, और इसका मतलब है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। किसी को समझ में ना आ रही हो मेरी राइटिंग तो पूछ लीजिए, बस मैं लिख साफ नहीं सकता। अर्निंग पर शेयर, ईपीएस की फुल फॉर्म अर्निंग पर शेयर, उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। और पीई रेशो की फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। और कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखा दिया। एक स्टूडेंट ने हमसे कहा सर ये शेयर के प्राइस ऊपर नीचे कैसे होते हैं, थोड़ा सा वो बताइए। चलिए अब जरा नोट करिएगा। सर सेल में से एक्सपेंस लेस करेंगे तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। इसको हम बोलते हैं EBIT, लिखते रहिए साथ साथ। सेल में से एक्सपेंस लेस करेंगे, सेल में से एक्सपेंस लेस करेंगे तो आएगा नेट प्रॉफिट। इसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। मतलब सर ये वो वाला प्रॉफिट है जिसमें से अभी इंटरेस्ट और टैक्सेस लगने बाकी हैं, इंटरेस्ट और टैक्सेस लगने बाकी हैं। इतना सबको समझ में आ गया? अनम्यूट करके बताइए, सबको समझ में आ गया इतना? सर ये नेट प्रॉफिट स्लैश के बाद क्या लिखा हुआ है? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सर ये तो पूरा बिट्टा होता है ना, इसमें ए भी तो होता है। ए क्या होता है बताओ? ये मुझे याद नहीं आ रहा, एन्यूनिटी ऐसे कुछ बोलते हैं। आफ्टर 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 नहीं, ये होता है, अर्निंग बिफोर इबिट्टा बोलते हैं, होता है इबिट्टा है, डिविडेंड भी हो जाता है। डेप्रिसिएशन और एक और होता है डेप्रिसिएशन है, डिविडेंड, डिविडेंड। अभी आप डी को छोड़ दीजिए, यहां पर डी हो रहा जाता है, तो इसका मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। लेकिन डिविडेंड हम छोड़कर चल रहे हैं, डिविडेंड भी है ये वही है जो आप समझ रहे हैं इबिट्टा, लेकिन हमसे बोलते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इतना समझ में आ गया? फिर हम इसमें से लेस करते हैं इंटरेस्ट, तो आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्सेस, क्योंकि इंटरेस्ट तो लेस हो गया। फिर हम इसमें से लेस करते हैं टैक्स एट द रेट ऑफ, मान लीजिए 40% टैक्स लग रहा है, तो जो भी परसेंटेज ऑफ टैक्स है वो लगा देते हैं। वो प्लस करने के बाद जो आता है वो आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। जिसकी ये शोर आ रहा है वो अपने आप को म्यूट कर ले। अब ये बताइए सबको इतना समझ में आ गया? सेल्स में से एक्सपेंस लेस किया तो नेट प्रॉफिट आया। नेट प्रॉफिट का दूसरा नाम है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। उसमें से इंटरेस्ट लेस किया तो आंसर आएगा अर्निंग बिफोर टैक्सेस। उसमें से टैक्सेस लेस करा तो आंसर आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। इतना समझ में आ गया सबको? आ गया। मान लीजिए कंपनी ने सेल की 1000 रुपए की, उसने एक्सपेंस किया 600 रुपए का, उसे 400 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कंपनी ने 10 ये जो 400 था ये लैक्स में चल रहा है सब कुछ, लैक्स लैक्स लैक्स। ऐसे ही कंपनी ने 1 करोड़ का यानी 100 लैक्स का लोन लिया हुआ था एट द रेट ऑफ 10%। 1000 लैक्स का कर दो इसे, तो 100 लैक्स का हो गया इंटरेस्ट। कोई प्रॉब्लम किसी को अभी तक? एक कंपनी के ऊपर 1000 लाख रुपए का लोन था 10% से, तो 100 लाख रुपीस का इंटरेस्ट हो गया उस पर। 100 लाख करके 300 रुपए का प्रॉफिट आगे से बोलेंगे हम अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इस वाले प्रॉफिट पे लगेगा टैक्स 40%, तो 300 रुपए पे 40% लगेगा 120 रुपए, तो 180 लाख रुपीस का हमारा प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक, इतना सबको समझ में आ गया अच्छे से? सर ये इंटरेस्ट क्या है, कैसा क्या, थोड़ा फिर से एक बार बता दीजिए। 1000 रुपीज की एक्सपेंस किए 600 के, 400 का उसका आ गया EBIT। EBIT का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। फिर उसने
लेस कर दिया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे लेस किया? 1000 रुपीज का इंटरेस्ट था 10% का, तो 100 रुपीज का इंटरेस्ट लेस हो गया, बचे 300। इसे हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्सेस। अब उसने टैक्स लेस कर दिया जो कि था 40%, तो 300 रुपए का 40%, 300 120 40%, 120 रुपए का टैक्स लेस हो गया, 180 आ गया। इसे हम बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। इतना समझ में आ गया सबको? हाँ सर। किसको समझ में नहीं आया बताओ, मैं दोबारा बताऊंगा। सर कोई ऐसा है जिसको अभी भी समझ में नहीं आया? मैं दोबारा बताऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबको समझ में आ गया सर? समझ में आ गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया सर। सेल कंपनी ने सेल की 1000 की, 600 का एक्सपेंस किया, 400 बच गए। इंटरेस्ट दिया क्योंकि उसके ऊपर 1000 का लोन था, 1000 जा रहा। हाँ जी, कोई क्वेरी किसी की समझ में ना आया हो तो? करोड़ में मान लीजिए फिगर, 1000 करोड़ की सेल थी, 600 करोड़ का एक्सपेंस किया, 400 करोड़ का हमारा ईबीआईटी आ गया। 1000 करोड़ पे 10% ब्याज लगा, 100 करोड़ का ब्याज लग गया, 300 करोड़ का हमारा ईबीटी आ गया। ईबीटी को हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्सेस। और फिर उसमें से हम टैक्स लेस करते हैं 120 करोड़ के, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया 180 करोड़। ये कौन सा प्रॉफिट है? इसमें से इंटरेस्ट भी लेस हो गया, इसमें से टैक्स भी लेस हो गया। इसे हम बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। तो ये हो गया 180 करोड़ का। ये आप पूरा परफॉर्मा अपने पास लिख लीजिए, ऐसे ही बनता है ये। सबसे पहले सेल ही होती है, सेल में से एक्सपेंस लेस करते हैं तो ईबीआईटी आता है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करते हैं तो ईबीटी आता है, ईबीटी में से टैक्स लेस करते हैं तो ईएटी आता है। तो ये आपको परफॉर्मा याद होना चाहिए, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अगर ईबीटी 300 है और टैक्स 120 है तो बताओ ईएटी कितना, तो आप निकाल दोगे ईबीटी माइनस टैक्स इक्वल टू ईएटी। ये मुझे फॉर्मूले लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको टेबल लिखवा दी पूरी। तो टेबल तो आपको समझ में आ गई ना? यस सर। चलिए अब सिर्फ नए स्टूडेंट ही आंसर देंगे। नए स्टूडेंट से मैंने पूछा, चलो पहले नए वाले देंगे फिर पुराने वालों को मौका दिया जाएगा। आज जो नए आए हैं देखते हैं कितना समझ में आया। अब मुझे बताइए, रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है सर ये बताना कंपनी का शेयर बढ़ेगा कि घटेगा, और शायद सबको सबसे ज्यादा यही सुनने में आता है सर हमें कैसे पता चलेगा ये शेयर बढ़ेगा कि घटेगा। अब अच्छा मुझे बताओ, अगर ये कंपनी कह रही है कि मैं इसके पास 1000 करोड़ का लोन तो पहले से ही था, ये कंपनी कह रही है कि मैं न्यू लोन ले रही हूं, न्यू लोन कह रही है मैं 1000 करोड़ का नया लोन लूंगी और इससे मेरी सेल भी डबल हो जाएगी, सेल 2 गुना हो जाएगी। तो नए स्टूडेंट किसी एक को पकड़ते हैं, चलिए कौन दे रहा है? मैं 1000 करोड़ का लोन और ले लूंगा तो सेल कितनी हो जाएगी उसकी? वो कह रहा है डबल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी डबल? 2000। बिल्कुल। तो अरविंद जी ने बताया कि 2000 करोड़ की सेल हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक्सपेंस कितने हो जाएंगे? 1200। वेरी गुड। जब सेल डबल होगी तो पहले गुड्स खरीदना भी तो पड़ेगा, तो जब सेल डबल होगी तो लगभग एक्सपेंस भी डबल ही हो जाएंगे। तो प्रॉफिट कितना, ईबीआईटी कितना आ जाएगा? 800। अरविंद जी आंसर दीजिए, इंटरेस्ट कितना आएगा? 200। सर कितना? हेलो, हाँ जी, हाँ सर 200 हो जाएगा, 2 गुना इंटरेस्ट भी हो जाएगा। क्योंकि लोन डबल हो गया। पहले लोन था 1000 करोड़ का, पहले लोन कितना? 1000, और 1000 उसने और ले लिया तो अब लोन हो गया 2000 करोड़ का, और इंटरेस्ट पे 10% लगेगा 200, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 600। टैक्स कितना हो जाएगा अरविंद जी? टैक्स सर लगभग 24 करोड़। 240। अच्छा सॉरी, हाँ 40%। हाँ, ये कैसे निकला? 600 का 40%। किस किस को परसेंटेज निकालना समझ में नहीं आया? सर ये 240 कैसा है, किसको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ गया। सर बताइए फिर ईएटी कितना आ गया? चलिए अरविंद जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो हमें समझ में आ गया, अगर ये कंपनी 1000 करोड़ का लोन और ले लेती है तो उससे उसकी सेल डबल हो जाएगी। तो सेल डबल होने से हम देखेंगे
अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी हो गई, अर्निंग आफ्टर टैक्स भी इसकी डबल हो जाएगी। अगर ये लोन लेकर अपनी सेल डबल कर सकती है तो उसकी वजह से इसका प्रॉफिट भी डबल हो रहा है, तो क्या ये इस कंपनी को लोन लेना चाहिए? अनम्यूट कीजिए अपने आप को और आंसर दीजिए, क्या इस कंपनी को लोन लेना चाहिए? हाँ, अगर प्रॉफिट है तो लेना चाहिए। हाँ सर, नहीं लेना लेना चाहिए, वेरी गुड। अब हमने यही तो चेक किया, अगर ये लेती है लोन तो क्या होगा, इसका प्रॉफिट पहले 180 करोड़ का था, अब 360 करोड़ का हो जाएगा, मतलब कंपनी को लोन लेना चाहिए। अब अगर कंपनी को लोन लेने से प्रॉफिट, उसका शेयर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, वेरी गुड। तो अगर इस कंपनी को प्रॉफिट है लोन लेने से तो लेना चाहिए और इससे इसका शेयर बढ़ेगा। तो जब भी मान लीजिए कंपनी पे न्यूज आई कि रिलायंस लिमिटेड 10,000 करोड़ का लोन लेना चाह रही है, तो वो शेयर बढ़ेगा या घटेगा, ये वाली शीट बना के पता चलता है। आप ये पूरी की पूरी टेबल बनाएंगे और चेक करेंगे कि उसकी अर्निंग आफ्टर टैक्स बढ़ी या घटी। चलिए अब यही वाला एक क्वेश्चन जरूर दोबारा करते हैं, यही वाला एक क्वेश्चन अब दोबारा करेंगे और आप बताएंगे कि क्या होगा। सर एक कंपनी, हाँ बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि कंपनी में जो डेट कम होना चाहिए, तो ये तो यदि लोन ले रहा है तो इसका डेट तो बढ़ रहा है। हाँ तो डेट बढ़ने दीजिए, प्रॉफिट तो बढ़ रहा है ना। नहीं, लेकिन डेट भी बढ़ रहा है ना, प्रॉफिट से तो वो डेट तो प्रॉफिट से ही जाएगा ना सर। अरे सर, इंटरेस्ट देने के बाद भी आपका डेट बढ़ गया, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है ना। आप पहले 100 करोड़ का इंटरेस्ट दे रहे थे, अब 200 करोड़ का इंटरेस्ट दे रहे हो। अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है कि इंटरेस्ट देने के बाद भी उसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो डेट लेने दो, फिर तो चाहे वो 100 करोड़ का और ले ले, 1000 करोड़ का और भी ले ले, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा समझ नहीं आया सर ये। अभी आएगा सर आपके क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन में, जो मैं दूसरा बनाने वाला हूँ। अब एक और कंपनी थी सर, उसकी 1000 करोड़ की सेल होती थी तो वो एक्सपेंस करती थी 800 करोड़, उसको 200 करोड़ बच जाते थे EBIT। ये अपने आप को म्यूट कीजिए जिसकी आवाज आ रही है। इंटरेस्ट उसके ऊपर कोई था ही नहीं, लोन था ही नहीं उसके ऊपर। 200 करोड़ का 200 करोड़ उसका प्रॉफिट हो जाता था, उसका था, हम बोलते थे हम EBT। टैक्स कंपनी पे 40% लग जाता था 80 करोड़ का, और वो 120 करोड़ कमा लेती थी, EAT। अब उस कंपनी ने कहा कि मैं भी क्या करूंगी, डेट ले लूंगी। कितने का लूंगी? सिर्फ 500 करोड़ का, एट द रेट ऑफ 10%। और सिर्फ 500 करोड़ का डेट लेने से मेरी सेल डबल हो जाएगी। चलो जी, सेल डबल कर देते हैं। अब 2000 करोड़ की सेल हो गई, 1600 करोड़ की कॉस्ट आ गई, 400 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, और 500 करोड़ पे 10%, सिर्फ 50 करोड़ का इंटरेस्ट लगा। सबको समझ में आ गया 50 करोड़ कैसा आया? ये 500 करोड़ का लोन लिया 10% पे, इसलिए 50 करोड़ का इंटरेस्ट लग गया, 350 आ गया। 40% जब कैलकुलेट किया तो ये कितना आएगा? 140, और 210 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। तो कैसे डेट लेना चाहिए? बताइए कैसे? लेना चाहिए ना। यस। अब जिन सर का क्वेश्चन था, सर डेट लेने से तो नुकसान होता है हमेशा, अब बताइए सर आपको क्या समझ में नहीं आया? नहीं सर, यहाँ तो फायदा ही हो रहा है। तो फिर तो लेना चाहिए ना लोन। अगर किसी कंपनी का लोन लेने में फायदा है तो उसे लोन ले लेना चाहिए। लेकिन अब मैं एक तीसरी कंपनी बना के दिखाऊंगा आपको, उसे फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, उसको नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं है। मैं बताता हूं दोबारा से। एक कंपनी की सेल 600 करोड़ थी, 500 करोड़ एक्सपेंस था, 100 करोड़ का EBIT था। इसे थोड़ा और कम कर देते हैं सर। एक कंपनी की सेल 550 कर दीजिए इसे, और इसे 50 कर दीजिए। इंटरेस्ट उस पर कुछ नहीं था तो EBT भी 50 करोड़ आ जाता था, टैक्स देता था वो 40% यानी कि 20, तो EAT आता था उसका 30। अब उस कंपनी ने क्या किया, 100 करोड़ का लोन लिया, सिर्फ 100 करोड़ का लोन है। 100 करोड़ का लोन लेने से, या चलो 1000 करोड़ का लोन दे देते हैं उसे, 1000 करोड़ का लोन लिया सर 10% से, और वो कह रहा है मेरी सेल डबल हो जाएगी। चलो देखते हैं सर, अब उसकी सेल कितनी हो जाएगी? 1200। लेकिन उसकी जो कॉस्ट है ना वो 90% है, 90। ये देखिए आपके सामने है, 90 से भी ज्यादा।
तो उसकी जो कॉस्ट आएगी यहाँ पर, जैसे मान लीजिए उसकी 90% कर देते हैं, 540 कर देता हूँ, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 24 हो गया और 36 हो गया। तो 90% इसका आएगा 1080, ये आएगा 120। यहाँ पर जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 100 करोड़, यहाँ पर 20 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा और ये 12 रह जाएगा। इसका प्रॉफिट कम हो गया लोन लेने की वजह से। सर अब समझ में आया? हाँ सर। अब इस कंपनी को लोन ये नहीं, तो ओला टाइप लग रहा है सर। हाँ, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है। देखो इसका प्रॉफिट रेशो कितना है, 1200 करोड़ की सेल पे 120 ही करोड़ कमाता है, 600 करोड़ की सेल पे सिर्फ 60 मतलब 10% कमाता है। फिर 10% में से उसे टैक्स भी देना होता है, तो नेट प्रॉफिट कितना आता है इसका, 600 करोड़ की सेल पे सिर्फ 36 करोड़, यानी कि 6% कमा रहा है। 6% कमाने वाली कंपनी 10% का लोन नहीं ले सकती। लेकिन ये वाली कंपनी कितना कमा रही थी, 1000 करोड़ की सेल पे 180 करोड़, ये 18% कमा रही थी। तो 18% कमाने वाली कंपनी 10% का लोन ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कंपनी कमाई 6% रही है वो 10% का लोन लेगी तो उसे उल्टा 4% का लॉस हो जाएगा। तो अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है तो उसे लोन लेने से हमेशा फायदा होगा, और अगर किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंटरेस्ट रेट से कम है तो उसे लोन लेने से हमेशा नुकसान होगा। तो लोन लेना किस कंपनी के लिए फायदेमंद है और किस कंपनी के लिए नुकसानदायक है, ये वाली शीट बना के पता चलता है। तो एक रिसर्च एनालिस्ट क्या करता है, ये शीट बना के पता चलाता है कि इस लोन लेने से कंपनी को फायदा होगा या नुकसान, और शीट बनाते जैसे उसे पता चलता है फायदा होगा तो खरीद लेता है, और अगर नुकसान होगा तो वो बेच देता है। लेकिन जो एक साधारण आदमी होता है आपका हमारे जैसा, जिसे कुछ नहीं पता, जिसने रिसर्च एनालिस्ट का कोर्स नहीं किया है, वो तो ये लगता है अरे लोन लिया है तो बस कंपनी बेकार ही है तो डूब जाएगी, और वो बेच के बैठता है, फिर तो नुकसान हो जाता है। तो सर किस किस को समझ में आ गया कि लोन लेना हर किसी कंपनी के लिए, किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, किसी के लिए बुरा भी हो सकता है, और वो ये शीट बना के पता चलता है। किस किस को ये बात समझ में आ गई कि शीट बना के ही पता चलता है? आगे सर। वेरी गुड। किस हाँ किस सर, को पता यस सर। बहुत 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 अच्छा। किस किस को अभी भी समझ में नहीं आई है? सर और सर हमने लास्ट वाला थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, बाकी तो सब समझ में आए हैं सर। थोड़ा लास्ट वाला कंफ्यूज कर दिया हल्का सा, थोड़ा सा ये हमारा वाला ध्यान भी हल्का हल्का सा इधर उधर हो गया था हल्का सा, इसलिए कंफ्यूज हो गए हम। मैं दोबारा से समझा देता हूँ आपको, ये वाला मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। देखिए जी, इस कंपनी ने क्या किया, इसकी सेल थी 600, कॉस्ट थी 540, तो नेट प्रॉफिट आता था यहां पर 60, इंटरेस्ट कुछ था नहीं तो ईबीटी आ जाता था पूरा 60, 40% जो है उसमें 24 रुपए टैक्स लग जाता था और 36 रुपीज का हो जाता था प्रॉफिट। अब इस कंपनी ने क्या करा, 1000 करोड़ का ले लिया लोन। अब इस कंपनी ने 1000 करोड़ का ले लिया लोन। 1000 करोड़ का लोन लेने पर 10% था तो इंटरेस्ट लग गया उस पर 100 करोड़ का। लेकिन इससे सेल इसकी हो गई डबल, सेल डबल हो गई तो 1200 करोड़ हो गई। अब जब 90% कॉस्ट थी, 600 रुपए पे 540 की कॉस्ट थी, तो 1200 पे भी 1200 इंटू 90% कॉस्ट हो जाएगी, या फिर कह लो इसकी डबल कर दी हमने 10। जब सेल डबल हुई तो कॉस्ट भी तो डबल हुई, तो प्रॉफिट भी यहां पर 120 आ गया, लेकिन इंटरेस्ट लग गया 100 तो यहां पर प्रॉफिट रह गया 20 से, टैक्स लग गया 8 रुपीज। कैसे, 20 का 40%, तो नेट प्रॉफिट रह गया सिर्फ 12 करोड़। अब पहले इसका प्रॉफिट था 36 करोड़, अब हो गया 12 करोड़। तो इसको लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोन लेने की वजह से इसका प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, बिल्कुल 36 करोड़ से भी कम होके 12 करोड़ हो जाएगा। अब बताइए आपको समझ में आ गया? जी सर, जी सर। तो इसका मतलब अगर इस कंपनी ने लोन ले लिया तो इसे नुकसान है। तो ये बी लिमिटेड था, मान लो इस कंपनी का नाम, बी लिमिटेड को तो नहीं लेना चाहिए, ए लिमिटेड को लेना चाहिए। अगर ए लिमिटेड ने लोन लिया तो उसका शेयर बढ़ेगा, अगर बी लिमिटेड ने लोन लिया उसका शेयर गिरेगा। कैसे पता चला? कैलकुलेशंस करके, रिसर्च और एनालिसिस करके। इसी को बोलते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस। समझ में आया? किस किस को समझ में आया? यस सर। गुड गुड कॉन्सेप्ट सर। तो अब हाँ सर, समझ आपको शायद एक तरीका तो पता चल गया कि न्यूज को कैसे एनालिसिस करते हैं। अगर आपके पास कोई न्यूज आई कि सर रिलायंस कंपनी 10,000 करोड़ का लोन ले रही है, तो उसे एनालाइज कैसे करते हैं, समझ में आ गया? यस सर। इस वाली शीट से हम पता चला देंगे कि वो शेयर बढ़ेगा या फिर घटेगा।
कल की क्लास में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ाई थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट। उसमें ट्रायल बैलेंस नहीं लिखा था। और अगर आपने अकाउंट्स पढ़ते समय करा होगा तो आपको बताया गया था जर्नल एंड लेजर आर द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ द जर्नल और लेजर जो आपने बनाया उसकी समरी को ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। लेकिन फिर ट्रायल बैलेंस से बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आप बनाते थे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उसके नीचे नोट्स भी लिखते थे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन यही है कि उसमें सिर्फ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट्स आता है। ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं है। ट्रायल बैलेंस तो समरी है आपकी लेजर और जर्नल एंट्रीज की, और उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। अब कोई प्रॉब्लम? सर इसका पीडीएफ हमको मिल जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको दूंगा। जितना मैं रोज पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ आपके पास आता रहेगा। ठीक सर। ठीक सर। तो ट्रायल बैलेंस इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता है। सर अब तो बेसिक नहीं हिल रहे हैं? नहीं सर, ठीक है। हाँ, कोई भी क्वेरी हो पूछिए, टेंशन मत लीजिए, मुझे पूरी नॉलेज है। आप मेरे से ट्रायल बैलेंस पूछिए, जर्नल पूछिए, लेजर पूछिए, मुझे सब पता है। नहीं सर, हमारे क्वेश्चन थोड़े ऑफ रिकॉर्ड हो सकते हैं। सर क्वेश्चन ऑफ रिकॉर्ड होंगे तो उसको प्रॉब्लम आएगी जिसे नॉलेज की कमी है। मेरे पास वो ऑफ रिकॉर्ड वाली नॉलेज भी है, क्योंकि मैं 11th 12th भी पढ़ा चुका हूँ। बीएस, बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, एमबीए, ये सब पढ़ाता हूँ मैं पिछले 15 साल से सीए की कोचिंग दे रहा हूँ। तो मेरे से अकाउंट फिर आपसे पढ़ के 11th 12th दोबारा देना पड़ेगा। सर अभी तो हम आपको वो पढ़ाएंगे जिससे आप एनआईएसएम 15 क्लियर करेंगे, और 15 क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस आने जरूरी है, जो मैं आपको इस टाइम करा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी एज ऑन। बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025। बैलेंस शीट जब भी हम बनाते हैं तो किसी स्पेसिफिक डेट पे बनाते हैं, और बैलेंस शीट हम कभी भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं 31 मार्च को ही बनाएंगे, हमारी मर्जी, हम 31 जनवरी को भी बना सकते हैं। हर एक कंपनी अपनी बैलेंस शीट हर 3 महीने में बनाती है, हर क्वार्टर में। आप जब भी आप जो भी शेयर ट्रेडिंग करते हो उन्हें पता है हर कंपनी का प्रॉफिट हर 3 महीने बाद आता है। तो बैलेंस शीट आप कभी भी बना सकते हो, लेकिन वो बनेगी किसी एक दिन की। तो इसका आंसर क्या होगा? बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी किस दिन की? एज ऑन अ स्पेसिफिक डेट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, एनुअली ओनली, या एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल। क्या होगा इसका आंसर? डी आंसर होगा सर। डी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड सर। बैलेंस शीट जब भी बनाई जाती है, बैलेंस शीट ऐसे लिखा जाता है, द बैलेंस शीट ऑफ द रिलायंस कंपनी एज ऑन 31 मार्च। मतलब वो एक डेट के लिए बनाई जाती है, एक स्पेसिफिक डेट के लिए बनाई जाती है कि हमने जो आज की पोजीशन है ना, आज कंपनी के पास कितना कैश है। जरा म्यूट कर लीजिए जिसकी आवाज आ रही है। आज कंपनी के पास कितना कैश है, आज कंपनी के डेटर कितने हैं। अरे आज किसी से मुझे 10 लाख लेने, हो सकता है ना कल को वो 1 लाख दे दे, 9 लाख ही रह जाए उसके। तो ये जो बैलेंस शीट बनती है स्पेसिफिक डेट के लिए बनती है कि आज के दिन कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। बैलेंस शीट कैसी होती है? एक तरफ तो लायबिलिटीज लिखी रहती है, एक तरफ एसेट्स लिखी रहती है। एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, मेरे पास फिक्स एसेट कितनी है, डेटर्स कितने हैं। डेटर्स क्या होते हैं? इनसे हमें पैसा लेना है। हमारे पास कैश कितना है, हमारे पास गोल्ड कितना है, ये सब तो एसेट्स में लिखा रहता है। हमें लोन कितना है, हमें किसी और का पैसा कितना देना है, क्रेडिटर कितने हैं, हमें ड्यू कितना है किसी और का पैसा देना, वो लायबिलिटीज में लिखा रहता है। तो किसी एक दिन हमें किसका कितना पैसा देना है वो लायबिलिटीज में लिखते हैं, उसी दिन हमें किससे कितना लेना है वो एसेट्स में लिखते हैं। उसी को तो बैलेंस शीट बोलते हैं। तो बैलेंस शीट बनाई जाती है एक स्पेसिफिक डेट के लिए। सबको समझ में आ गया? यस सर। इसको ये वाली बात सर समझ में नहीं आई, स्पेसिफिक डेट क्यों? सबको समझ में आ गई। चलिए अगली चीज बताते हैं थोड़ी सी। प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर 2024। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है ना, उसके ऊपर हेडिंग ऐसे लिखी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर। मतलब ये जो पीएल अकाउंट है ना, हमने 3 मंथ का बनाया है, जो कि 31 दिसंबर 2024 को खत्म हो रहा है। मतलब ये जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, ये बनाया है हमने 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक का।
तो प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। इतना समझ में आ गया कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है स्पेसिफिक पीरियड के लिए, और बैलेंस शीट बनाई जाती है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर, ये स्पेसिफिक डेट के लिए बनाई जाती है। ये समझ में आ गया अच्छे से? प्रॉफिट एंड लॉस बताया जाता है एक पीरियड का, सर 3 महीने का प्रॉफिट इतना हुआ, 6 महीने का प्रॉफिट इतना हुआ, या 12 मंथ्स का प्रॉफिट इतना हुआ, या 2 दिन का प्रॉफिट इतना हुआ। ये होता है कि स्पेसिफिक पीरियड के लिए, और ये ऊपर लिख दिया जाता है बनाते समय कि कितने दिन के लिए हमने बनाया। तो जैसे हमने लिखा क्वार्टर एंडेड, क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने। और जो बैलेंस शीट होती है वो किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए नहीं होती, वो किसी एक डेट के लिए होती है कि आज 31 दिसंबर को कंपनी की बैलेंस शीट, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ये है। प्रॉफिट एंड लॉस बताता है कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, बैलेंस शीट बताती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है। किसी को इन दो चीजों में कोई प्रॉब्लम कि प्रॉफिट एंड लॉस एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया जाता है, बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक डेट के लिए बनाई जाती है। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? अनम्यूट कीजिए और बताइए। नो प्रॉब्लम सर। कोई ऐसा जिसको अभी भी समझ में नहीं आई ये बात? सर मान लीजिए मेरा एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए जैसे अभी फाइनेंशियल 31 मार्च को खत्म हो रहा है, एक कंपनी है उसने अपना सारा कुछ बाइंड अप किया, अभी 31 मार्च को खत्म किया, वो बैलेंस शीट बना रहा है अप्रैल में, मान लीजिए अप्रैल में बनेगा 31 का पूरा, तो वो एज ऑन डेट 31 मार्च 2025 लिखेगा और वो 31 ऑफ मार्च का ही पूरा का पूरा वो डाटा डाल देगा, चाहे वो 30 अप्रैल को क्यों ना बना रहा हो, कि वो 30 अप्रैल। बैलेंस शीट आपका क्वेश्चन मैं समझ गया हूं, म्यूट कीजिए, मैं बताता हूं। मैं खुद एक सीए फर्म में हूं, ऑडिट करने जाते हैं हम लोग, और हम बहुत सारी कंपनीज के फाइनेंशियल अकाउंट लिखते भी हैं। तो मैं आपको वही बता देता हूं। कंपनी चल रही है 31 मार्च तक, जो भी हुआ, जो इतने भी पैसे आए गए सब लिख लिए उन्होंने, उसकी एंट्रीज कर ली, लेकिन जब उसकी जो ऑडिट की डेट होती है वो होती है 30 सितंबर। जो 31 मार्च की बैलेंस शीट बनती है उसके लिए 6 महीने का टाइम है। आराम से बनाओ फिर ऑडिट कराओ। लास्ट डेट है 30 सितंबर, मतलब 31 मार्च की बैलेंस शीट कभी भी 31 मार्च को नहीं बनती। 31 मार्च की बैलेंस शीट मान लीजिए 30 अप्रैल को बनी, 30 अप्रैल को लेके आप सीए के पास गए तो सीए ने उसको ऑडिट कर दिया। 30 सितंबर से पहले पहले वो कभी भी चेक कर सकता है, जब आप लेकर आओगे उसके पास। आप 30 अप्रैल तक सारे कागज पूरे कर कुरा के सीए के पास जाओगे, उस पर साइन मारेगा चेक करके और ऑडिट कर देगा। मतलब कभी भी बैलेंस शीट 31 मार्च को फाइनल नहीं होती, कभी भी नहीं होती। 31 मार्च तक की बैलेंस शीट डेटा के हिसाब से वो बाद में प्रिपेयर करके ली जाती है और फिर सीईओ से चेक करता है 30 सितंबर से पहले पहले, और फिर उस पर ऑडिट रिपोर्ट बना के साइन कर देता है कि मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है। तो लेकिन वो जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च की है। अब अगर 31 मार्च की बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि शिवम से आपको 5 लाख रुपए लेने हैं, ऐसा हो सकता है शिवम ने 1 अप्रैल को आपको 5 लाख रुपए दे दिए, लेकिन वो दिए कब है? 1 अप्रैल को। 31 मार्च को तो नहीं दिए थे ना, 31 मार्च को तो आपको लेने थे। तो आपको शिवम उसमें दिखाना पड़ेगा कि मैंने उससे 5 लाख रुपए लेने हैं, और वो उसमें दिखेगा, और सीए भी इस बात को चेक करके ऑडिट कर देगा, हाँ भाई शिवम से 5 लाख रुपए लेने हैं। कब लेने हैं? लेकिन 31 मार्च को। लेकिन जब सीए ने साइन करे वो कब कर रहा था? 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर से 6 महीने पहले शिवम वो 5 लाख दे चुका है, लेकिन फिर भी वो 31 मार्च को तो लेने थे ना, तो वो बैलेंस शीट में दिखाई देंगे। अब कोई क्वेरी आपकी? अब ये तो हो गया सर फाइनेंशियल एंड हो गया, जिसमें ये 31 मार्च का सितंबर बन गया। अब इसमें आपने बोला ना एक स्पेसिफिक डेट होती है, तो मान लीजिए कोई एक्सटर्नल ऑडिटर आया और उसने बोला मुझे स्पेसिफिक डेट का बना दो, चाहे वो 30 दिसंबर में आया और बोला कि मुझे 30 दिसंबर का एक बैलेंस शीट बना के दे दो, या 30 नवंबर की बना के दे दो मुझे, तो वो एक स्पेसिफिक डेट में बैलेंस शीट बन जाएगी। ऐसे नॉर्मली 31 मार्च में बनती है। नहीं, नॉर्मली का कोई चक्कर नहीं है। नॉर्मली तो हर कुछ कंपनियां हर महीने बनाती हैं, कुछ कंपनियां हर 3 महीने में बनाती हैं, कुछ कंपनियां 6 महीने में बनाती हैं, और 1 साल में तो बनाना पीरियडिकली जरूरी है। वो तो लॉ ने क्या रखा है, बनानी ही पड़ेगी। 31 मार्च को तो बनेगी बनेगी, वो तो लॉ ने क्या रखा है, भाई इंडिया में रहना है तो इंडिया की माननी पड़ेगी। तो इंडिया का लॉ कहता है 31 मार्च को जरूर बनेगी, अमेरिका का लॉ कहता है 31 दिसंबर को जरूर बनेगी, लेकिन ज्यादातर कंपनियां हर 3 महीने में बनाती हैं। मतलब
जब ये रिजल्ट जैसे क्वार्टर बनता है, जैसे फिर अब निकालते हैं ये अपना क्वार्टरली बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, तो उसके बाद बैलेंस शीट भी बना देते हैं, क्योंकि वो जो ये लिस्टेड तो कंप्यूटराइज बनती है ना, आपने सिर्फ एंट्री डालनी होती है, प्रॉफिट और बैलेंस शीट खुद बन के आ जाता है। टैली में सिर्फ एंट्री डालते हैं, हमने किसको कितने पैसे दिए, कितना खर्च किया, क्या खरीदा, क्या बेचा, बाकी सब कुछ कंप्यूटर अपने आप बना के देता है, इसमें टाइम नहीं लगता। टैली से बनता है ना, टैली बहुत एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, उससे बन जाती है। चलिए किसी की कोई और क्वेश्चन? हमने सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है आपका कि बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक डेट के लिए बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग बनता है, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनता है। ये चीज अपने पास लिख लीजिए, पेपर में ही आएगा, थ्योरी आएगी। तो आपको 3 चीजें याद करनी है, पीएल अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनता है, लेकिन बैलेंस शीट स्पेसिफिक डेट के लिए बनती है। बस ये 2 पॉइंट याद कर लीजिए, ये पेपर में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज अ कंपनीज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर अ पीरियड? ऐसा कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा पार्ट है जो आपका ये बताता है कि आपने कितना रेवेन्यू करा और कितना एक्सपेंस किया? बताइए इसका आंसर क्या है? तो पीएनएल। वेरी गुड, पी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसका दूसरा नाम क्या है वो बताइए, कल बताया, इनकम स्टेटमेंट से। वेरी गुड, याद कर लीजिए। ऐसी कोई गारंटी नहीं है वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा आएगा, वहां पर क्या लिखा सकता है, इनकम स्टेटमेंट भी लिखा सकता है। और क्या है उसका तीसरा नाम? सो ट्रेडिंग पीएनएल। वेरी गुड, उसका फुल नेम क्या है? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। वेरी गुड, तो देखिए इसका आंसर क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट है एक ऑप्शन, दूसरा बैलेंस शीट है, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट्स ऑफ चेंज इन इक्विटी। उसका सही आंसर क्या होगा? सी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सबको समझ में आया? हाँ सर। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एक्टिविटी। चलो ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है अभी तक, तो मैं बता देता हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट टोटल 4 पार्ट में बनता है, लेकिन उन्होंने पार्ट नहीं पूछे उसकी एक्टिविटीज पूछी। अब मैं बता देता हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में टोटल 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है, आप भी अपने पास लिख लीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट के टोटल 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से पहले पार्ट का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब इसमें सिर्फ परचेज और सेल से रिलेटेड आइटम बताता है वो, कि कंपनी का ऑपरेशन, कंपनी को चलाते समय जो खर्चे करे और जो प्रॉफिट आया वो, यानी इसमें सेल दिखाएंगे, खर्चे दिखाएंगे, एक्सपेंसेस दिखाएंगे, बस, बाकी कुछ नहीं बताएंगे। दूसरा पार्ट होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके अंदर सिर्फ फिक्स एसेट से रिलेटेड सेल और परचेज की बात बताई जाती है। अगर आपने पूरे साल में कोई फिक्स एसेट बाय करी है तो वो इसके अंदर लिखी जाएगी, अगर कोई फिक्स एसेट को सेल किया है तो वो इसके अंदर लिखा जाएगा, और कोई चीज इसके अंदर नहीं लिखी जाती। और अगर आपको किसी फिक्स एसेट के ऊपर कोई इंटरेस्ट मिल गया, आपने कहीं एफडी करी तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल गया, तो वो भी इसके अंदर लिखा जाता है। और अगर आपने किसी फिक्स एसेट में इन्वेस्ट किया था और उस पर आपको डिविडेंड मिल गया तो वो भी इसके अंदर लिखा जाता है। मतलब फिक्स एसेट से रिलेटेड आइटम टोटल 4 आइटम, 3 आइटम लिखी जाती है। एक तो फिक्स एसेट की बाय, एक फिक्स एसेट की सेल, और एक इनकम रिसीव्ड, इनकम ऑन फिक्स्ड एसेट। ये 2 बातें सबको समझ में आ गई ना अच्छे से? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सिर्फ सेल, परचेज और एक्सपेंसेस से रिलेटेड आता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सेल, परचेज और एक्सपेंस। सेल परचेज किस चीज की? गुड्स की। जो आप गुड्स बेच रहे हो, मान लो कपड़े की शॉप है आपकी तो कपड़ा, फर्नीचर की शॉप है तो फर्नीचर, तो उनकी सेल परचेज आएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और अगर आप अपनी मशीनरी बेच रहे हो, फिक्स एसेट बेच रहे हो, आपने पंखा बेच दिया उतार के अपने घर का, आपके घर में गेट लगा हुआ था, आपने वो निकाल के बेच दिया, या फिर आपके 3-4 घर थे उसमें से एक घर बेच दिया, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। फिक्स एसेट की सेल, परचेज और फिक्स एसेट पे इंटरेस्ट अगर कोई मिलता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। तीसरी एक्टिविटी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक तो लोन, शेयर्स, लोन और शेयर, अगर आपने उनकी पेमेंट करी तो भी आएगा,
अगर नया लिया, नए इशू करे तो भी आ जाएगा, और उनके ऊपर अगर इंटरेस्ट पे किया तो वो भी आ जाएगा। यानी कि इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है सर? अगर आप किसी भी तरीके का लोन या इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर या डेट या बॉन्ड, जिसे हम सबको मिला के क्या बोलते हैं, लोन या शेयर से रिलेटेड कोई भी काम करोगे, चाहे नया इशू करोगे या पिछला जो इशू करा हुआ है उसकी पेमेंट कर दोगे या फिर उस पर इंटरेस्ट पे करोगे, ये 3 चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। तो 3 एक्टिविटी होती है, लेकिन पार्ट 4 होते हैं। चौथे पार्ट का नाम होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कंपनी के पास कितना कैश है और कैश से रिलेटेड आइटम, मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, कैश कितना है, बैंक में कितना पैसा जमा है वो भी कैश ही है, और एक मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है। 3 चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होती है। क्या क्या? एक तो कैश, एक बैंक और एक मार्केट सिक्योरिटी या फिर एफडी। ऐसी चीजें जो 2 या 3 दिन में आपको पैसा मिल जाए। इसमें क्या क्या आता है? एक तो कैश, एक पैसा जो आपके बैंक में जमा है, और एक मार्केटेबल सिक्योरिटी। किस किस को ये चीजें 4 समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा समझाऊंगा। सर क्वेश्चन है सेकंड और फोर्थ में डिफरेंस क्या है? वहां पे भी फिक्स्ड एसेट था, यहाँ पे भी एफडी है। सर एफडी फिक्स एसेट नहीं होती, एफडी का फुल फॉर्म होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स एसेट वो होती है जो हम बिजनेस में माल बनाने के लिए या फिर रहने के लिए, काम करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कोई एसेट खरीद लेते हैं। इसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग आती है, मशीनरी आती है, ये सब आता है। फिक्स्ड डिपॉजिट इज नॉट अ फिक्स एसेट। नाम में फिक्स होने का मतलब वो फिक्स एसेट नहीं होती। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स एसेट, तो आंसर होगा एफडी। फिक्स एसेट वो जिसे हम जल्दी से एकदम से बेच ना पाए, और एफडी को तो आप जब मर्जी मैच्योर करवा लो, जब मर्जी बैंक से जाके पैसा लिया हो। फिक्स एसेट वो जिसे बेचने में टाइम लगे, जैसे लैंड बिल्डिंग, इसे बेचने में टाइम लगता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, हम इसे बेचने के लिए खरीदते भी नहीं है। फिक्स एसेट की जो डेफिनेशन है वो ये है, एसेट्स विच आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म एंड बॉट फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए कोई चीज खरीदी गई तो उसे फिक्स एसेट बोलते हैं। तो सर आपको समझ में आ गया कि एफडी इज नॉट अ फिक्स एसेट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एफडी क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट है। नाम में भले उसके फिक्स्ड है लेकिन वो फिक्स एसेट नहीं है, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती है, क्योंकि उसे एकदम से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन में आए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट, अगर लिखा हो पार्ट तो आंसर होगा 4। टोटल 4 पार्ट होते हैं इसके। लेकिन अगर लिखा होगा डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एक्टिविटी, एक्टिविटी 3 होती है, क्योंकि पहली एक्टिविटी का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी का नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरी का नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लेकिन चौथे पार्ट का नाम है वो एक्टिविटी नहीं है, उसमें सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की फिगर दी जाती है, वो एक्टिविटी नहीं है कोई भी। तो ये समझ में आ गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट की 3 ही एक्टिविटी होती है लेकिन पार्ट 4 होते हैं। आगे समझ में, आगे आपको समझ में सबको? जब मैं क्वेश्चन का आंसर पूछता हूं तो आप अपने आप को अनम्यूट किया, हाँ अनम्यूट करने के बाद फिर मुझे आंसर देके वापस म्यूट कर लिया जाए। एक और पूछते हैं, नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये थोड़े से कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है कि करंट एसेट क्या होती है, नॉन करंट एसेट क्या होती है, ये आपने याद करना है। मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, इसमें पूरा का पूरा परफॉर्मा बना हुआ है। ये परफॉर्मा बना हुआ है, देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे लिखा जाता है, ये आपने लर्न करना है ना। ये देखिए कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल आता है, प्रोसीड्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन आता है, बोरिंग को लोन भी बोलते हैं, रिपेमेंट ऑफ लोन भी आ जाता है और डिविडेंड पेड आ जाता है। यही मैंने बताया कि भाई आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है, अगर आपने कोई नया शेयर कैपिटल इशू करी हो या पेमेंट करी हो, कोई लोन नया लिया हो या पेमेंट की हो,